उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी बन रहा होगा। अगर डाउट नहीं आ रहा डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है, और जिनको अगर डाउट आ रहा है तो डाउट किसी पे भेजे तो उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको स्टैटिक फ्लूइड पढ़ा दिया, आज हम लोग डायनेमिक फ्लूइड पढ़ रहे हैं, कल ही स्टार्ट किया था। और डायनेमिक फ्लूइड का सबसे अच्छा टॉपिक है वो है बर्नौली। इसको देखिए बर्नौली, बहुत ध्यान समझिएगा, आराम से चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ओके चलिए, बर्नौली थ्योरम। कल हमने आपको एक क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम है क्या उसको देखते हैं। ये कोई पाइप है, यहाँ से ये h1 हाइट पर है और यहाँ से ये h2 हाइट पर। एरिया A1, एरिया A2। अब देखो, क्योंकि डायनेमिक फ्लूइड में आ रहा है, हमने इस पाइप से कोई भी फ्लूइड मतलब वाटर को भी अगर हम इंटर कराएंगे तो हमने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में बताया था, क्या बताया था कि एंट्री पॉइंट पर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की कांस्टेंट रहेगी, एग्जिट पॉइंट पर वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं। तो हमने कंसीडर किया एंट्री पॉइंट पर जो हमें वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल की, वो हमारे पास है v1, और एग्जिट पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है v2। ओके, अब देखिए, जब ये अंदर इंटर करेगा तो इस पर प्रेशर लगेगा P1, और जब ये बाहर की तरफ निकलेगा तो प्रेशर हमेशा अपोज करता है। ये हो गया P2, क्लियर हो गया। ये हो गया P1 इंटर के लिए, जब वाटर बाहर निकलेगा या कोई भी फ्लूइड बाहर निकलेगा तो उस पर प्रेशर अपोजिट लगेगा P2, ये याद रखिएगा। लेकिन वेलोसिटी पीछे नहीं आएगी, वेलोसिटी आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को हो गया क्लियर, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये एरिया A1 हो गया। अब देखो, कंसीडर किए हमारे पास कि यहाँ पर जो लिक्विड है, यहाँ तक आगे ना भाई लिक्विड आगे बढ़ेगा, तो वो है A पॉइंट पर, और हमने कंसीडर किया यहाँ पर जो हमारे पास लिक्विड है ये वाला, वो हमारे पास B पॉइंट पर, क्लियर है। जब ये आगे कुछ भाई आगे बढ़ेगा, मान लो ये सपोज आगे बढ़ा, ये पहुंच गया A डैश पर, और जब ये आगे बढ़ेगा तो ये पहुंच गया B डैश पर। हमने कंसीडर किया कि इस लिक्विड ने यहाँ से D1 डिस्टेंस कवर की और यहाँ से यहाँ पर D2 डिस्टेंस कवर कर। समझ में आ गया होगा? चलो हम इसको देखना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, तो सबसे पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड, ठीक। यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर जाने पर टाइम सेम लग रहा है, डेल्टा। हमने रखा वेलोसिटी v1 जनरल फार्मूला था v = d/t, यहाँ पर रखेंगे v1 = d1 अपॉन में डेल्टा t। तो d1 क्या निकल कर आया, v1 डेल्टा t। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, और एज यूजुअल d2 = v2 डेल्टा t2, ये बन गई इक्वेशन नंबर। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिक्विड ने अपनी पोजीशन A से A डैश पर गया, B से B डैश पर गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, प्रेशर एक्ट हो रहा है। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता हो तो वर्क डन हो जाता है। यहाँ पर हम वर्क डन पता है ना भाई, वर्क डन। तो वर्क डन ऑफ फ्लूइड इज इक्वल, फ्लूइड का वर्क डन हो रहा है ना भाई, A से B पर जा रहा है या A डैश से B डैश पर जा रहा है, तो उसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? उसके लिए फार्मूला लगेगा वर्क डन A डैश के लिए। क्यों ऐसा लगा आप लोग को देखिए ना, A से A डैश पर गया प्लस
समझ में आ गया होगा। अब देखो हमने यहाँ पर लगा दिया वर्क डन ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वर्क डन ऑफ फ्लूइड। अब हमें वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, F इंटू डी। हमने यहाँ पर रखा F1d1 प्लस F2d2। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हम F1 को प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो हम फोर्स को तोड़ लें। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, P1A1 P1A1। ओके आगे देखते हैं D1, ठीक, D1 प्लस P2A2 D2 हो गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। D1 और D2 वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो हमने यहाँ पर रखा भाई वर्क डन ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू P1A1 D1 की वैल्यू V1 डेल्टा T प्लस P2A2 V2 डेल्टा T। ये बन के इक्वेशन नंबर 3। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। अब देखो आगे, अब हम इसमें कुछ चेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई कुछ चीजें बदलते हैं। जब फ्लूइड यहाँ से यहाँ पर जाएगा या यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो फ्लूइड का कुछ मास कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओके चलो भाई, क्योंकि हमें इसको ब्रेक करना है। ठीक है, ओके चलो तो ब्रेक कर लेते हैं। तो स्मॉल मास निकालते हैं भाई। स्मॉल मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हम डेल्टा एम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू एल या डी। तो हम यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग डी रख लिया। तो डेल्टा एम इज इक्वल टू डेंसिटी को डेंसिटी, ए को ए और डी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी के लिए। तो हमारे पास ये वी डेल्टा टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है। अब बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पर सो डेल्टा एम इज इक्वल टू रो। तो डेंसिटी तो एक ही रहेगी क्योंकि एक ही फ्लूइड इंटर कर रहा है। एरिया A1 V1 और डेल्टा टी सेम रहेगा। इसको अब हम इधर लिखते हैं। तो डेल्टा एम बाय रो इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी। क्लियर है। तो A1 V1 डेल्टा टी ये निकल कर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 4 एज सिमिलर। तो डेल्टा एम बाय रो इज इक्वल टू A2, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। तो हो गया। अब इक्वेशन नंबर 4th और 5th की वैल्यू को इसमें रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 and 5th इन इक्वेशन 3rd। पुट कर लेंगे तो निकल कर आ जाएगा भाई वर्क डन F इज इक्वल टू A1 V1 डेल्टा टी। A1 V1 डेल्टा टी की जगह क्या निकल कर आ जाएगा भाई, P1 डेल्टा M बाय रो। ठीक, अब देखो एक चीज, प्रेशर इधर से जा रहा है तो एक प्लस में गया। ये प्रेशर अपोजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपोजिट। देखो डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट के लिए क्या होता है, माइनस। यहाँ पर हम लोग ने माइनस नहीं लगाया है, अब लगा लेते हैं। ये हो गया माइनस, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस। तो यहाँ पर हमने रखा माइनस P2 डेल्टा M बाय रो। तो यहाँ से हमने डेल्टा M बाय रो को कॉमन बाहर कर लिया, तो P1 माइनस P2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 6। समझ में आ गया होगा, पक्का आ गया होगा। नोट करिए, फिर नोट करिए, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डायग्राम रहने दूंगा क्योंकि डायग्राम की जरूरत पड़नी है इसीलिए। ठीक है, चलो इक्वेशन नंबर 6 में ऊपर लिख देता हूँ।
इक्वेशन नंबर 6 क्या आया है, वर्क डन ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई रो, ठीक है, P1 माइनस P2, इक्वेशन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन पहले हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता ही है क्या होता है, होता है भाई वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का, या ऐसे कर लो वैसे कर लो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का चेंज ऑफ मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, यू इनिशियल, ये माइनस प्लस ये माइनस, यू फाइनल। इतना तो आता ही होगा, ये पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ा है तो पता होगा आपको, ये वर्क पर एनर्जी में है। अब यहाँ पर देखो भाई, तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू यू इनिशियल की अगर हम बात करें तो ए से यहाँ से देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ से इसके लिए, यहाँ से इसके लिए, तो हम इसको लिख सकते हैं U A B डैश माइनस का U A डैश B। A से यहाँ पर गया, ठीक है, और ये इससे यहाँ पर गया, समझ में आ गया होगा। अब इसको ब्रेक करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले हम A से इसके लिए निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा भाई, A से A डैश, A से A डैश पर गए, फिर प्लस, फिर A डैश से हम कहाँ गए, B पर गए, A से B पर गए, माइनस, फिर A डैश से कहाँ गए, U A डैश B, फिर हम कहाँ गए B से B डैश पे, तो माइनस से B B डैश, बरोबर बरोबर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो निकल कर क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो निकल कर आ गया भाई, वर्क डन इज इक्वल टू यू ए डैश माइनस का यू बी बी डैश, बरोबर, ओके। तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू यू ए डैश। अगर हम जनरली बात करें तो हमारे लिए फार्मूला क्या होता है, mgh होता है भाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एम जी, हाइट क्या है h1, ओके, माइनस का डेल्टा एम जी h2, बरोबर बरोबर। तो ये हमारे पास, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा एम जी को हमने कॉमन कर लिया, h1 माइनस h2, इक्वेशन नंबर 7। समझ में आ गया भाई। तो ये आपके लिए क्या बन गया भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों लगा, क्योंकि जब लिक्विड अपनी पोजीशन को चेंज करेगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, उसमें फ्लूइड एनर्जी भी होगा, उसमें प्रेशर एनर्जी भी होगा। तो हमने आपको पहले जो कंडीशन बताया वो फ्लूइड के लिए वर्क डन बताया, अब हमने किसके लिए बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए बता दिया। विद रिस्पेक्ट टू चाहो तो आप ग्रेविटी भी लिख सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया है पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए निकालेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यही तो होता ही है, प्लस प्लस रहता है, इसमें माइनस रहता है। तो वर्क डन कौन सा, टोटल वर्क डन, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो वर्क डन टोटल क्या निकल कर आ जाएगा, फाइनल के लिए 1/2 डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस का 1/2 डेल्टा एम v1 स्क्वायर, मतलब
मतलब डेल्टा m बाई 2 का अगर कॉमन करेंगे तो v2 माइनस का v1 स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 8। इतना नोट करिए फिर आगे नोट करिए भाई। समझ में आ गया बेटा? तो हमने क्या निकाला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ओके बच्चा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 7 याद रखिए, 7 और 8 उसका काम शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए चलो भाई देखते हैं आगे। ओके हमने वर्क डन टोटल निकाला था, फिर से लिख लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर 8 को। वर्क डन टोटल इक्वल टू डेल्टा m बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर। अब टोटल का मतलब क्या होगा? हमारे पास पहली वाली इक्वेशन क्या निकल कर आया था वहां पर? बोलो भाई, बोलो P1। ओके, डेल्टा m बाय रो P1 माइनस P2। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल कर आया था? डेल्टा m, जी को बाहर किया था हम लोगों ने, और H1 माइनस H2 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई 2 v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर, ये निकल कर आया था। डेल्टा m डेल्टा m डेल्टा m कैंसिल आउट। अब रो है, रो को हमें हटाना है, तो हम क्या करें? बोथ साइड रो से हम करा दें मल्टीप्लाई, तो हमें पता है रो से मल्टीप्लाई, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही वापस हो। तो अब बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिए रो से। एक मिनट, हाँ ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो ये रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा। जब इन अंदर इंदर देखो दिखा रहा हूं मैं, तो रो बाय रो P1 माइनस P2 प्लस इसको लिया तो रो जी H1 माइनस H2, फिर रो V2 स्क्वायर माइनस का V1 स्क्वायर। ओके, अब सही है, ये कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है? P1 माइनस P2 प्लस यहाँ पर क्या निकल रहा है? रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू, ये निकल कर आ जाएगा रो 2 कहाँ गया? 2 भी तो है, बाय 2 V2 स्क्वायर माइनस का रो V1 बाय 2। समझ में आ गया? P1 1 1 वाले टर्म एक साथ रख लो, 2 2 वाले टर्म एक साथ रख लो। तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, तो ये P1 ये प्लस में ये प्लस में, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 बाई 2 प्लस रो जी H2। समझ में आ गया भाई? ओके, ये हमारे पास निकल कर आ गया बर्नौली प्रिंसिपल। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया भाई? कोई दिक्कत? ये है बर्नौली इक्वेशन, P रो V स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी एच। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया? चलो, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा, पूरा थ्योरी बेस था। ठीक है, हमें कल फार्मूला क्या याद रखना है? फार्मूला याद रखना है P1 रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो जी H2, या फिर P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2, ये कांस्टेंट है ना, आपको याद रखना है, इसी से ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके बच्चे लोगों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब केस फर्स्ट, दो केस हैं।
पहले बात तो पॉसिबल नहीं, फिर भी देख लेते हैं। इफ H1 इज इक्वल टू H2, पॉसिबल नहीं है, फिर भी केस है तो क्या किया जा सकता है। तो P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो G H1, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 P2 प्लस रो V2 स्क्वायर बाई 2। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर P प्लस रो V स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। इसको भी आपको याद ही रखना है। अगर हाइट H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा। केस सेकेंड, अगर V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, ओके ओके, चलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा बोर्ड के लिए, उसमें सही कर दिया है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। V1 इज इक्वल टू अगर V2 हो जाए, ठीक है, तब देखो भाई, तब हमारे पास निकल कर आएगा रो नहीं, P1 प्लस रो V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो V2 जगह V1 बाई 2 प्लस रो G H2 1 2, तो P1 प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो G H2, ये बन जाएगा, या फिर P प्लस रो G H इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा। ओके, नोट करिए भाई, दो केस, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी से, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, ठीक है, चलो भाई, अब बर्नौली प्रिंसिपल, depends on the following conditions। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो, पहली कंडीशन जो डिपेंड करता है प्रेशर एनर्जी, ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो प्रेशर एनर्जी की हम बात करें तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम, तो कट गया भाई, अब बस क्या बन गया, P बन गया, ओके। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो 1/2 mv² बाई रो, सॉरी v, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो, तो 1/2 रो v²। तीसरी कंडीशन है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो mgh होता है, बाय हमने v रख दिया, तो m/v क्या हो जाता है, रो, तो रो g h। तब आप देख लो ध्यान से, फार्मूला निकला था P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो v² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ध्यान से देखो, ये P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। पोटेंशियल एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे कांस्टेंट के इक्वल है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो बर्नौली प्रिंसिपल इन फॉलोइंग कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब आपको ये फार्मूले भी पता होने चाहिए।
ये चीज़ आपको याद हो गई। कल हमने आपको एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल में ही प्रूफ हो जाती है, उस स्टेटमेंट को अब देखिए नोट डालकर हम उसी को, वैसे हम करवा चुके हैं, आपको याद आ जाएगा, फिर भी आप देख लीजिए। हमने आपको लिखवाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, याद आया? ओके, अब इसको देखते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको मैंने एक पाइप बनवाया था, याद है ना? बोलो हाँ। यहाँ से एरिया A1, यहाँ से एरिया A2, यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, और जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो यहाँ पर आएगा तो ये A हो गया, और यहाँ पर आएगा तो B हो जाएगा। यही करवाया था आप लोगों को कल। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस D1 D2, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा टी। ओके, अब देखो ध्यान से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस के लिए क्या हम वर्क डन लिख सकते हैं। तो वर्क डन तो ही रहा फिलहाल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा? F इंटू डी। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई? एम क्यों? वर्क डन इक्वल टू अगर हम हमें रखेंगे तो डेंसिटी टूटेगा आके, डेंसिटी हमें तोड़ना नहीं है, हमें वॉल्यूम में निकालना है। ठीक है, तोड़ो, तो यहाँ निकल कर आ जाएगा एम जी और डी को हम क्या लिख सकते हैं भाई? V1 डेल्टा टी। क्लियर हो गया? ओके, अब देखो ध्यान से, मास को तोड़ लो। मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम, ओके, जी V1 डेल्टा टी। V1 क्यों? V लिखो, तो वर्क डन इज इक्वल टू डेंसिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को A, ठीक है, ओके, A इंटू L D, या A इंटू L G V डेल्टा टी। अब इसको कंपेयर करा तो डेंसिटी एक रहेगी, A1 A रहेगा, पूरे जो इसकी पाइप की लेंथ है वो पूरी L रहने वाली है, तो L रहेगा, G रहेगा, V को V1 लिखेंगे, डेल्टा T इज इक्वल टू रो A2 L G V2 डेल्टा T। देखो रो से रो कैंसिल हो गया, L से L कैंसिल हो गया, G से G कैंसिल हो गया, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास अब देखो क्या वही बचा, क्या? A1 V1 इक्वल टू A2 V2, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं है? कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? ठीक है, या तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, F को हम PA लिख लें, ठीक है, हमने mg तोड़ दिया, हम mg से नहीं तोड़ना चाहते हैं, हम इसको PA के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो दूसरा फॉर्मेट इसका, ठीक है। आपने कहा सर आपने mg तोड़ दिया, हमने प्रेशर से पढ़ा है, अब देखो इसको ध्यान से, तो वर्क डन, ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये सेकंड मेथड है। F को हम क्या लिख सकते हैं? देखते जाइए। तो वर्क डन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F इंटू डी, और F को हमने तोड़ लिया PA में, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। और डेंसिटी को हमने किस में तोड़ लिया भाई? डिस्टेंस को वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी है। हमने कंसीडर किया जो दोनों साइड प्रेशर है P1 इज इक्वल टू P2 दोनों सेम है, तो हमारे लिए P1 A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू P2 A2 V2 डेल्टा टी बन जाएगा। P1 इक्वल टू P2 है, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, P2 से P1 क्योंकि P1 इक्वल टू P2 है, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये दोनों हो गए। इससे भी आप कर सकते हो। देखो हमें मतलब है इस इक्वेशन से, मतलब A V इज इक्वल टू
कांस्टेंट से मतलब है जो कि हमने कल आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बता दिया था। हमें मतलब उससे था, हमने दो टाइप से आपको करा, चाहे तो ऐसे प्रूवमेंट है, चाहे तो ऐसे प्रूवमेंट है। ये प्रूवमेंट आपको पूरा कोरिलेट कर जाता है बर्नौली में। क्लियर हो गया है, पक्का आ गया है। तो उम्मीद करेंगे आज आप लोगों को जो मैंने बर्नौली प्रिंसिपल पूरा पढ़ाया है समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, हर एक चीज हमने क्लियर करा दी है। कल हम लोग बर्नौली प्रिंसिपल के क्वेश्चंस लगाएंगे और स्पीड ऑफ इफ्लक्स देखेंगे, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो बर्नौली प्रिंसिपल का क्वेश्चन लगाएं तो आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्योंकि कल मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट भी दे सकता हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना है।